सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का आखिरी आखिरी लेक्चर। ठीक है, तो शुरू किया जाए केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? अच्छा, तैयार नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। तैयार नहीं हो तभी तो पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो उससे पहले पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन करिए एसिड बेस एंड सॉल्ट के। साक्षी जी करवाएंगे करवाएंगे, ठीक है। उसको भी स्टैटिक जी का जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज है ना, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। वक्त और जज्बात बदलने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है। जो आप जिम जाते हो क्या सन्नी बेटा? जिम चल के आता है हमारे पास, तुमको मजाक लग रहा होगा ना, बट दोज हु नो दे नो। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स। एसिड के बारे में ही है, ठीक है। स्टैटिक केयर मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें डिस्कस भी करूंगा आप लोगों से क्लास के अंत में, जो लेक्चर हमारा ख़त्म होने को आएगा तब, ठीक है। चलो, सो एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस आयंस। ठीक है, अम्ल हाइड्रोजन युक्त पदार्थों के होते हैं जो H प्लस आयन दान करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस आयंस। ट्रू। एसिड्स टर्न रेड लिटमस, नो, ब्लू में टर्न नहीं करते हैं। हमने देखा था एसिड कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर क्या होते हैं। रेड कलर से क्या दिखाएंगे? डेंजर को इंडिकेट करेंगे, यानी कि रेड कलर आते ही मतलब डेंजर, खतरे की घंटी बज चुकी, खतरे का निशान है। एसिड्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर सोर टेस्ट। यस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यही तो कारण है कि क्यों जब हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड का, तो जो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन है, उसकी जो मात्रा है, जो उसकी सांद्रता है, वो कम होने लगती है। A base can accept a H plus ion. A base turns blue litmus red. A base turns red litmus paper blue. We know कि एसिड ब्लू टू रेड जाता है और बेस बी से ब्लू, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एंड पहले को सही होना पड़ेगा अगर दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि भाई दो स्टेटमेंट तो सही होंगे ही होंगे। सो अ बेस कैन एक्सेप्ट दी H प्लस आयन है। ठीक है, एसिड डोनेट करता है, बेस एक्सेप्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। आजकल हवा हवा काफ़ी चल रही है ना, आज सुबह काफ़ी हवा चल रही थी, मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ टाइप लग रहा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ओनली लिखा होता तो दिक्कत होता। फेनोप्थलीन बिकम्स पिंक इन एसिडिक कलर। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर है अपना, लाइक लाइकेन, वी नो, राइट। तो जरा बताओ लाइकेन जो होता है, क्या मैंने बोल दिया, ठीक है। तो जैसे लाइकेन होता है, तो लाइकेन ओह किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये क्या हो गया इसमें? किस फाइलम से बिलोंग करता है? चल नहीं रहा है यार ये, एक सेकेंड। भाई क्या हो गया एकदम से इसमें? एक सेकेंड रुको यार।
कुछ तो प्रॉब्लम आ गई आई थिंक। इधर तो सही चल रहा है, चलो थोड़ी देर ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है। तो लाइकेन आपका होता है क्या, एल्गे प्लस, चल नहीं रहा है ये, एल्गे प्लस फंगाई। कुछ पीपीटी में दिक्कत है मुझे लग रहा है, अरे चल नहीं रहा ढंग से। फेनोप्थिलीन बिकम्स पिंक इन, अभी ठीक है बराबर आ रहा है अभी। फेनोप्थिलीन बिकम्स पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड मिथाइल ऑरेंज बिकम्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशंस। सेकेंड रुको, चलो। सो ये लाइकेन जो होता है आपका एल्गे और फंगस का बना होता है। फेनोप्थिलीन बिकम्स पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन और दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जो फेनोप्थिलीन है वो पिंक नहीं होगा एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है। फेनोप्थिलीन कलरलेस रहता है एसिडिक सोल्यूशन में, तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तीसरा वाला सही है, येलो हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में, और एसिडिक सोल्यूशन में रेड रहता है, बेसिक में येलो हो जाता है। और फेनोप्थिलीन की बात करेंगे तो एसिडिक में कलरलेस होगा और बेसिक में आपका कैसा जाएगा, ये पिंक और वही पिंकिश कलर में जाता है थोड़ा सा, ठीक है। Consider the following statement about aqueous solutions of acids and bases. Aqueous solution of acids and bases conduct electricity. Yes, aqueous solution का मतलब उसमें आयंस बनेंगे और आयंस बनेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इजीली, नो। डिस्टिल्ड वाटर में एक भी आयंस नहीं बनते हैं तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, यस। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। फिफ्थ है आपका रिगार्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ एन एंडोथर्मिक, रॉन्ग, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नाउ शुरू करते हैं आज का और केमिस्ट्री का आखिरी जो हमारा लेक्चर है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन की पहले बात करें तो अर्थ क्रस्ट में हमें देखने को मिलता है 0.025% और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.036%। हमने ये पढ़ा है ज्योग्राफी में 0.036%। और अर्थ क्रस्ट भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, देन मैंटल आती है, देन कोर। याद करो आज से बहुत मिलियंस ईयर्स की पहले की बात है जब ये बैच 4.0 स्टार्ट हुआ था, तो ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ था, याद है आप लोग? बहुत सदियों पहले की बात है, याद करो। जैसे करण अर्जुन में कुछ याद आता, हाँ कुछ तो घंटा बजा था, कुछ तो हाँ सरसों के खेत थे, वैसा टाइप। याद करो याद करो याद करो। तो उसमें क्रस्ट था, मैंटल था, कोर था, तो याद कर लिया। अब जरा वॉल्यूम बताना इनका, बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना होता है, और बाई वॉल्यूम पहले बताओ और फिर बाई मास बताना, ठीक है। कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो नहीं, जो पूछा है वो बताओ, ऐसे नहीं कि जो मर्जी आएगा वो बताओगे। अच्छा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके बहुत अच्छी बात है। हाँ 10th सेंचुरी में हुआ था। तुम लोग को कैसा लग रहा है, मतलब बैच ख़त्म होने को आया है, तुम लोग इस बैच के अंत में हो, मतलब 4.0 का जो एल्यूमिनाई ग्रुप है। क्यों? तो 1%, 68% लेस देन एंड 31% बाई वॉल्यूम, ठीक है। बाई मास 1%, लेस देन 1%, 84% एंड 15%, ठीक है। खैर बिल्कुल सही है, सभी का गलत है। अनन्या जी आप मुझे बताइए, 1 84 जोड़ा कितना हो गया? 85। 29 कहाँ से हो जाएगा? 85 के बाद कितना बचा? 15 बचा ना, 29 कहाँ से आ गया? दिमाग लगाइए थोड़ा, ठीक है। 1 68 31, ठीक है। ओके। और सूरज कुमार 1 83 15 को जोड़ोगे तो कितना निकल गया बताओ तुम? अरे 100% करना है भाई, यस, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है। बेसिक फीचर क्या है कार्बन के? तो कार्बन जो है ना ये कैटिनेशन दिखाता है। कैटिनेशन क्या होता है? इसको हिंदी में श्रृंखलन बोलते हैं। इट इज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स। कार्बन 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 चल रहा है, कार्बन कार्बन, ये दुनिया है कार्बन, ठीक है। ये दुनिया पित्तल दी नहीं है, ये दुनिया कार्बन दी है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों नमस्कार दोस्तों। ये जो लैपटॉप है, जो हम लोग हैं, टेबल है, फ्रिज है, पंखा है, एसी है, कॉपी है, नोटबुक है, बुक है, कुछ भी है, कार्बन है। तो ये दुनिया पित्तल दी नहीं, कार्बन दी। समझ में आया दोस्तों? तो
तो यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कार्बन, कार्बन के जो बॉन्ड है लंबे लंबे, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। क्या सिर्फ कार्बन ही दिखा सकता है, कोई और नहीं दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है, इतनी लंबी चेन्स नहीं बना सकता है कोई। कुछ हैं जैसे इसी की फैमिली के लोग, कुछ तो दो तीन एटम्स की बना लेंगे, लेकिन इसके लंबे कोई नहीं बना पाएगा। कारण क्या है अभी पता चलेगा। कारण है टेट्रावेलेंसी, कैपेबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। तुमको ये नहीं आया दिमाग में कि क्यों हम 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में, क्यों कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं? क्यों है ऐसा? क्योंकि कार्बन स्पेशल है, और स्पेशल लोगों के बारे के लिए तो स्पेशल अलग से लेक्चर तो बनता ही है। क्यों है कार्बन स्पेशल? ध्यान से समझिएगा टेट्रावेलेंसी क्या है। देखिए कार्बन जो है, ये देखिए थोड़ा सा, कार्बन की एबिलिटी टू कैटिनेट लिखा हुआ है, कार्बन की श्रृंखला क्षमता यहाँ लिखी हुई कि क्यों श्रृंखलन करवा पाता है। तो देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो कार्बन 6वें नंबर पे आता है, तो 6ठे नंबर पे आ रहा है कार्बन, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4। ठीक, अब ये 2,4 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो तुम मुझे बताओ, नहीं तुम ही मुझे बताओगे, वो ये है कि इसमें या तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े जा सकते हैं इसकी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है सो दैट कि के शेल ही बचेगी, और के शेल का काम या फिर के शेल की स्टेबिलिटी डुएट में ही आ जाती है, 2 में 8 की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दिक्कत ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले तो ले, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाता है क्योंकि है छोटा सा, 2 ही शेल हैं। अब उन 2 शेल में अगर इसने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे मतलब पहली वाली शेल में और फिर दूसरी वाली में ये बना लो ऐसे करके, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए, और यहाँ कितने हैं? यहाँ पे भी 2 हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितना न्यूक्लियर चार्ज लगता है, न्यूक्लियस के द्वारा ही जितना न्यूक्लियर चार्ज लगता है उतने काबिल नहीं है इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचेगा? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और के शेल में। देन जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इतना स्ट्रांग होगा, ठीक है, ठीक है, इस केस में कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स करने के चांसेस हैं। अब आपको ज़्यादा इसकी डेप्थ में, गहराई में जाने की उतनी ज़रूरत है नहीं। ऐसे समझ लो कि 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अगर किसी की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को खोना आसान है रादर देन 5 को गेन करना। किसी के पास 5 हैं तो उसके पास 3 गेन करना आसान है रादर देन 5 को लूज़ करना। अब ये तो बेचारा कहाँ फंस गया? 4 में, 4 के उसमें फंस गया ये कार्बन, बेचारा कंफ्यूज हो गया कि 4 लूँ या 4 छोड़ूं। ठीक है, इसकी वजह से कार्बन की डिफरेंट हमें अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, और एक यूनिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब बात ये आती है कि इसकी फैमिली वाले जितने लोग होंगे, ठीक है, तो वो सब तो उनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कायदे से तो हर कोई कैटिनेशन दिखाना चाहिए, हर किसी पे एक अलग चैप्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इसकी जो फैमिली के लोग हैं, ठीक है, वो जो लोग हैं वो हैं कौन? कहें सीता जी, सही याद आया कुछ? सुनो पार्वती, ऐसा कुछ याद आया कुछ? कहें सीता जी सुनो पार्वती। तो ये लोग, ये थोड़ा सा ट्राई करता है, ये ट्राई मारता है, लेकिन फिर भी कार्बन कितना नहीं पहुंच पाता है। ट्राई तो मारता है लेकिन कार्बन कितना नहीं पहुंच पाता है। बाकी अगर बात करेंगे जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम ये सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ेंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा बहुत दिक्कत होती जाएगी, क्योंकि छोटा साइज है कार्बन का, इसलिए वो कैटिनेशन दिखा पा रहा है। एक तो 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो एक कारण है, और क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये कारण है कि क्यों ये कैटिनेशन दिखा पाता है, लेकिन इसकी फैमिली के लोग नहीं दिखा पाते हैं। मतलब इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसके आगे कौन आती है? नाइट्रोजन फैमिली। इसके आगे आती है ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरीन फैमिली, इस तरीके से ना, हैलोजेंस वगैरह। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन का मतलब है जहाँ पे लंबी चेन बनती है कार्बन की, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। बहुत सही, ठीक। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो टेट्रावैलेंसी है मतलब 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी मतलब 4 लोगों के साथ ये बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। बॉन्डिंग विद यहाँ पर दिखाई गई है ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। बॉन्डिंग किस तरीके की होती है? बॉन्डिंग ध्यान रखना, हमने पढ़ा था इससे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे थे फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम, यही हो रहा था, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कैसे शेयरिंग होती है देखिए, अब ये हो गया कार्बन, ठीक है। ये इस तरीके से तुम यहाँ देखो, ये कार्बन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, वो उसको मत देखो, जो मैं ऊपर बना रहा हूँ उसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 4 है, ठीक। ना तो 4 किसी से लेगा, ना 4 किसी को देगा, आपस में बांट लेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आया हाइड्रोजन, अब इसको चाहिए 8, ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन लेगा नहीं प्रॉपर तरीके से, शेयर करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो क्रॉस करके बना रहा हूँ मैं, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का, ठीक। क्या हुआ? कार्बन को उसके 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिल गए, और हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन, सॉरी, इस हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देखो मिल गए, इस हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो सबका काम यहाँ पे बनता। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं क्या? बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना, ये रहे और ये रहे, ठीक है। हमेशा कभी भी बॉन्ड बना देखो तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, ठीक है। तो बस बन गया इसी तरीके से। यही तो था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यही तो मैंने आपको बना के दिखाया अभी। समझ में आई आपको चीज़? जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ये बना रहे हैं क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा आसान है, कैसे? यहाँ पे आ जाओ, उसमें थोड़ा समझने में तुमको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आओ। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? 4 हैं, 2 यहाँ ड्रॉ किए, 2 यहाँ ड्रॉ किए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ये 4, ठीक है, और 5 6। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 हो गए। कार्बन को 8 करने हैं, 2 इधर से उठाएगा, 2 इधर से उठाएगा, काम बनता। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ये ऑक्सीजन इससे 2 लेगा और ये ऑक्सीजन इससे 2 लेगा। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्या हुआ? ट्रांसफ़र किया किसी ने इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की। और जब शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको समझाया। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, दे एग्जिबिट वीक बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर वीक। यानी कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होते हैं? वीक होते हैं। क्योंकि वीक होते हैं यानी तोड़ना आसान है, तोड़ना आसान है तो इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। वो क्या होगा? वो कम होगा, क्योंकि इनके बॉन्ड को तोड़ना आसान है इसलिए। ना कोवैलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, क्योंकि मेटल की जो टेंडेंसी होती है हमेशा वो देने की होती है। क्या होती है? हमेशा देने की होती है। यहाँ तो किसी को चाहिए ही नहीं, पूरी तरीके से देना तो है ही नहीं, ठीक है। और अगर नॉन मेटल आ गया ना इसके साथ, मेटल के साथ, तो वो क्या करेगा? ले लेगा। मेटल मेटल के बीच में कभी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, मेटल कैसे शेयरिंग कर लेंगे? मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके, उसको देना है। अब कोई एक आ गया सोडियम, या मान लो मैग्नीशियम आ गया, बोलेगा उसके पास भी तो एक्स्ट्रा, भाई मुझे भी देना है भाई, लेकिन भाई चाहिए ही नहीं ना मुझे। सोडियम बोले मुझे चाहिए, मुझे देना, मैग्नीशियम मुझे भी देना है। लेकिन कार्बन के साथ क्या है? जैसे ऑक्सीजन हमने देखा, भाई तुमको भी चाहिए, अच्छा तुमको भी चाहिए,
चलो भाई आपस में शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, जो हमारे पास है जब हमें ज़रूरत होगी तब तुम हमें दे देना, और जब हमें ज़रूरत होगी तब तुम दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ लेने की स्थिति में कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनता है मेटल मेटल के बीच में। मेटल नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बनता है, और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है, किस तरीके से बॉन्डिंग हुई, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड वेयर कार्बन शेयर्स इट्स आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अप to 4 hydrogens to complete their outer shells, and this allows both carbon and hydrogen to achieve stable electronic configuration. कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई, हाइड्रोजन की डुएट पूरी हो गई। ना ऑक्सीजन की बात करेंगे, कैन नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ बॉन्डिंग लाइक कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर अभी तो बोले थे कार्बन का स्मॉल साइज होता है तो वो बना लेता है, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज बोल रहे, स्मॉल साइज तो नहीं, बिल्कुल भाई कार्बन की फैमिली थोड़ी ना ये भाई, कार्बन रहा, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, और हमें पता है कि जब हम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो घटता है एटॉमिक साइज। क्यों घटता है, कारण बताओ, उसका रीज़न बताओ जल्दी से, नहीं तुम्हारे घर में आएगा भी कारण बताओ, नोटिस जल्दी बताओ बेटा, कारण बताओ नोटिस। पता नहीं मैं बोलता हूँ तो मुझे एसएससी की याद आ जाती है, एसएससी के चेयरमैन ने एक बार मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा था, बिल्कुल जो 2023 का नहीं 2024 का जब सीजल था ना, जब वो नोटिस आया था कि कोई रिव्यू वगैरह नहीं करवा सकता है, तो उस टाइम पे नोटिस भेजा था एसएससी के चेयरमैन ने, मेल में आया था, कारण बताओ नोटिस कि हम क्यों आपके खिलाफ लीगल एक्शन ना लें, हमें 15 दिन के लिए चाहिए, मतलब 10 दिन के अंदर। वो पूछ रहे थे कि क्यों ना ले एक्शन आपके खिलाफ, तो हमने बोला क्योंकि मैं परमार एसएससी हूँ, समझे। तो अच्छा फिर कोई एक्शन नहीं, ठीक है। तो अगर तुम लोग को भी ऐसा कुछ आए तो वो सीधे बोल रहा है ना, क्योंकि मैं परमारियन हूँ, ठीक है। तो CNO ध्यान रखें, बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज यस, ओके, घूमती गेम चले। चलो, तो ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ बॉन्डिंग लाइक कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्मॉल साइज ही बहुत हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई है, और इसमें D ऑर्बिटल्स देखने को नहीं मिलेंगी, जो आपको याद हो अगर SPDF कुछ याद है, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। बस ध्यान रखना ऑक्सीजन इस तरीके से लॉन्ग चेन्स नहीं बनाता है। अब आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अनेक रूप हैं और उन अनेक रूपों को हमें देखना है, ठीक। तो एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और डिफरेंट फॉर्म्स, यानी 2 या 2 से अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपरूपता उसको बोलते हैं। इन द सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर, अपरूपता कुछ रासायनिक तत्वों का एक ही भौतिक अवस्था में 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में पाए जाने का गुण है, जिन्हें तत्वों के अपरूप के रूप में जाना जाता है। अब ये हैं कार्बन के अपरूप, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है, सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है, ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है। चलो पहले तो ये देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले ये देखो, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन, ये 4 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। सबसे पहले आते हैं डायमंड पे, 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3D टेट्राहेड्रल पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस पर अभी मैं आऊँगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकला उस पर भी मैं अभी बताऊँगा, लेकिन पहले ये समझो 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक। टेट्राहेड्रल ही क्यों है, क्यों टेट्राहेड्रल, एक कार्बन 4 कार्बन अदर कार्बन से बॉन्डेड है, टेट्राहेड्रल है। डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड क्या है, डायमंड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बेकार कंडक्टर है। एक सेकंड बस थोड़ा सा रुकना है ना, पीठ में जो है काफ़ी, जब से ना नई चेयर थोड़ी सी ली है प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है प्योर कार्बन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तापमान और प्रेशर डाल के। आपने सुना होगा कि जो कोयला होता है, जो कोल होता है, इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरी स्ट्रॉन्ग हीट एंड प्रेशर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो क्या बनता है, हीरा बनता है, डायमंड बनता है ना, डायमंड बनता है।
ठीक है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो कोयले में जब प्रेशर बढ़ता है तो वो हीरा बन जाता है ना। मोटिवेशन भी दिया जाता है इसके नाम पे आपको। तो डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नेचुरली अकरिंग अगर बात करेंगे, वैसे तो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं ऐसे और भी सब्सटेंसेस जो हार्ड होते हैं, लेकिन अगर नेचुरली अकरिंग की बात करेंगे तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और डायमंड उतना ही महंगा आता है जितना उसमें जो है आपको उसमें शाइन होगी, जितने उसमें कट्स होते हैं। और ये सब कट्स वगैरह जो प्रोसेसिंग होती है डायमंड की, आपको पता है सूरत वगैरह में ज़्यादा होती है, फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। वर्ल्ड फेमस है सूरत डायमंड प्रोसेसिंग के लिए। छोटे छोटे हीरे करोड़ों करोड़ों में जो है बिकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो डायमंड एंड क्रिस्टलिन वैसे तो पाया तो जाता है नेचुरली अगर बात करेंगे तो। जो एमपी में आपको एक जगह मैंने बताई थी, ज़रा बताइए, कलिंजर फोर्ट के पास, ये पी से नाम शुरू होता है, क्या नाम है उसका? डायमंड एंड क्रिस्टलिन सिलिकॉन इज आइसोमॉर्फस होते हैं ये। इट हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या चीज़ होता है, ठीक। अच्छा, फिजिक्स से याद आया, चलो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, है ना। अब आते हैं डायमंड के यूजेस। तो ग्लास को कट करने में यूज़ किया जाता है, आपने नोटिस किया होगा अगर कभी ग्लास कटिंग आपने देखी होगी तो, ठीक है। और इट इज़ यूज फॉर शार्पनिंग दी हार्ड टूल्स। तो जो हार्ड टूल्स होते हैं इसका उपयोग कठोर उपकरणों के को धारदार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, शार्पन करने के लिए हार्ड टूल्स को। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी टंजस्टन फिलामेंट, ठीक है, इसका उपयोग टंजस्टन तंतु के निर्माण के लिए किया जाता है, टंजस्टन फिलामेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ 3D नेटवर्क इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। डायमंड क्या है? डायमंड आपका कोवेलेंट नेचर का होता है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड, येट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका जो 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी वजह से इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। तो ये जगह कौन सी है? ये जगह है आपकी जो पन्ना पड़ती है जगह, एमपी में, है ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। कौन है भाई ये, एकदम परेशान कर रहा है मच्छर टाइप, ओके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ग्रेफाइट पे आते हैं। इसका 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, इसका 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेल्ड बाय वॉन डर वाल फोर्सेज एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। चलो अब बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन एक अलग से अगेन टॉपिक है जो आपका क्लास 9th 10th में या फिर आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है मेनली, क्योंकि आपके जो आता है साइंस वो क्लास 10th 9th 10th का आता है। अब तो खैर साइंस की मात्रा और कम ही कर दी है इन लोगों ने, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम कर दी है, लेकिन यहाँ पे होता इस तरीके से है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन का एक अलग से ही कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, उसमें, क्योंकि आपको सिग्मा पाई बॉन्ड सब बताना पड़ेगा अभी, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड अभी जब डबल ट्रिपल बॉन्ड अभी आपने पढ़ा नहीं है तो सिग्मा पाई बॉन्ड अभी कैसे आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे आगे समझो। ये हाइब्रिडाइजेशन पे मैं अलग से टॉपिक आपको एक छोटा सा वीडियो कट करके डाल दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर। इट फीचर्स कार्बन अरेंज इन हेक्सागोनल प्लेन एरे। हेक्सागोनल एरे में होते हैं, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल लैटिस। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स डीलोकलाइज्ड कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो ग्रेफाइट है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जो हमारा डायमंड है वो गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। और उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि कार्बन का बना हुआ है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी, क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल है, ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एक एक्सेप्शन है। ये हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे स्टेबल फॉर्म है। ग्रेफाइट का कहाँ यूज़ होता है पहले ही देख चुके हैं, जो पेंसिल का ये लेड होता है, ठीक है, ये लेड का नहीं, ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे। क्योंकि आप देखोगे तो कभी आपने नोटिस किया हो, है ना, बड़ा चिकनी सी होती है ये, है ना, चिकनी सी होती है और बड़ी सॉफ्ट होती है, तुरंत टूट जाती है ना। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर फॉर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन एटॉमिक रिएक्टर्स। तो मॉडरेटर के तौर पे इसका वो काम लिया जाता है। मॉडरेटर का मतलब ये होता है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए, कि भाई आराम से, हल्के से, आराम से, ठीक है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी बिकॉज इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर वीकली बॉन्डेड टुगेदर, बिकॉज ऑफ विच दे कुड स्लाइड ओवर ईच अदर एंड दैट इज वाई मोस्टली यूज्ड इन लुब्रिकेंट। तो इसीलिए लुब्रिकेंट के तौर पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? अब बाकी स्पेलोट्रोप्स पे आते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन पे आते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। जो फ्लोरीन्स होते हैं आपके, इसमें बकमिंस्टर फ्लोरीन एक एग्जाम्पल है जहाँ पे 60 कार्बन के एटम सर्कुलर फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं, फुटबॉल शेप में खुद को अरेंज करते हैं। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन।
It is known for its hollow cage-like structure arranged in patterns of 20 hexagonal rings and 12 pentagonal rings. ठीक है, तो 20 हेक्सागोनल रिंग्स होंगी और 12 पेंटागोनल रिंग्स होंगी. हेक्सागोनल रिंग कैन बी फ्यूज्ड विद हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग, बट अ पेंटागोनल रिंग कैन ओनली बी फ्यूज्ड विद हेक्सागोनल रिंग. ठीक है, तो वैसे उतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट तो नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो बकमिंस्टर फुलरीन है वो फुटबॉल के शेप में होता है, जिसमें 60 कार्बन के एटम खुद को फुटबॉल शेप में अरेंज करके रखते हैं. यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम का, जो कि हमें ग्रेफाइट में देखने को मिल रहा था. इट कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड विद अदर 3 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ इनका सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनता है. फुलरीन्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, वो सबसे स्टेबल फॉर्म था यहाँ पर अगर हम देखें तो. ग्रेफाइट ये सबसे आपका प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है फ्लोरीन. देन आते हैं लास्ट में, दैट इज ग्रेफीन. सिंगल एटम थिक लेयर होती है कार्बन एटम्स की यहाँ पर. ठीक है, मेकिंग इट द थिनेस्ट मटीरियल नोन. बहुत पतला होता है, सिर्फ एक कार्बन एटम थिन होता है. इट एग्जिबिट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मेकिंग इट एन आउटस्टैंडिंग मटेरियल फॉर वेरियस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए ये कैसा है, बहुत एक आउटस्टैंडिंग मटेरियल है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है, तो ग्रेफीन के बारे में भी आपको चीज़ें क्लियर है कि ग्रेफाइन इज अ सिंगल एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लैटिस, मेकिंग इट द थिनेस्ट मटेरियल नोन. सबसे पतला मटेरियल होता है आपका ग्रेफीन, और बहुत ज़्यादा इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. ऑलराइट, ठीक. तो अब आप मुझे बताओ, ये सब करने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एलोट्रोप्स हैं इनकी क्या सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? कैसी है बताओ जल्दी से. क्यों? तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. क्यों? क्योंकि कोई बहुत हार्ड है तो कोई बहुत सॉफ्ट है, तो डिफरेंट हुई ना फिजिकल प्रॉपर्टी. जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी. ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर. ओके, जैसे कि हमने देखा था किस में, जब हमने आइसोटोप्स देखा था, तो आइसोटोप में भी देखा था कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, क्योंकि सेम एलिमेंट से ही बने हुए हैं इसीलिए. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ें अभी. तो ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है, आपस के एलोट्रोप्स हैं. अभी आते हैं हाइड्रोकार्बन्स. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो बहुत आसान है. हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है. ठीक, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अगर आएंगे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, यानी असंतृप्त और संतृप्त. 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनको हम लोग. ठीक है, सैचुरेटेड क्या होता है? वाटर सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड होते हैं आपके एल्केन्स. सैचुरेटेड क्या होते हैं? एल्केन्स, जिनको हम पैराफिन्स के नाम से जानते हैं. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस. ठीक है, एल्कीन्स को हम ओलेफिन बोलते हैं. क्या होते हैं अभी आएंगे इस पर भी. ठीक है, तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केन होते हैं. यहाँ पर आई थिंक लिखा होगा. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. तो एल्केन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जिनका फॉर्मूला? कह दो ना +2. ठीक है, सुना तुम लोगों ने? नहीं सुना? एल्कीन का क्या होता है? कह दो ना, सिर्फ इतना होता है. ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है? कह दो ना -2. ऐसे नहीं बेटा, सभी लोग खड़े हो, सभी लोग खड़े हो जहाँ जहाँ बैठे हो, और उछलो उछलो. ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा. कह दो ना +2, ऐसे बोलो. ठीक है, मान लो अगर एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में तुम बैठे हो, ठीक है, तुमसे बगल ने पूछा, भाई भाई एल्काइन का क्या होता है, एल्केन का क्या होता है, तुम ऐसे नहीं, CH2 ना, गाना गाओ, कह दो ना. +2 नहीं, +2, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा.
पूरी बिहारी टोन होनी चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। नहीं भाई ऐसा ठीक है, ऐसे ही चलता है आजकल। वो सब गए जमाने, वो सब जमाने गए। पिछले बैच तक मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, CnH2n+2। हाँ वो सब जमाने गए। अब होता है कह दो ना, ठीक है, ऐसे गाना गा के। तो एल्केन के बारे में ध्यान ये रखना है, एल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन होगा, जिनमें जितने कार्बन एटम्स होंगे उससे दुगना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। दुगना हाइड्रोजन है तो एल्कीन होगा, और अगर दुगने से दो कम हाइड्रोजन है तो एल्काइन होगा। दुगने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन एल्कीन, दुगना एल्कीन, और दुगने से दो कम एल्काइन। सो कह दो ना कि तुम्हें कोई डाउट नहीं है। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्कीन क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये इनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो एल्केन होते हैं, ये कैसी फ्लेम देते हैं। फ्लेम का मतलब क्या होता है सर? एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला गलत है। कहाँ गलत है, क्या गलत है भाई, कहाँ, कौन सा फॉर्मूला गलत है भैया? CnH2n+2 होता है, CnH2n-2 ही होता है, क्या गलत है? अच्छा लाइब्रेरी में हैं, कस के हंस नहीं सकते हैं, लेकिन हंसी बहुत आ रहा। तो बेटा हंसो, सबको बोलो, खड़े हो सभी लोग, सभी लोग खड़े हो, उछलो और फिर गाना गाओ, ठीक है। तो ये जो होते हैं एल्केन्स, जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। क्लीन ब्लू फ्लेम का मतलब जब इनको जलाओगे तो एकदम प्रॉपर ब्लूइश कलर में जलेंगे, जैसे कि हमारे घर में वो जलता है फ्लेम जिसमें हम खाना बनाते हैं, जो गैस चूल्हा होता है। क्लियर ब्लू फ्लेम आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। क्यों, क्यों आती है ऐसा? क्योंकि हम अपने जो घर में LPG, ओह सर दुखती ना, उस पर हाथ रख दिया आपने। तो LPG गैस जो यूज़ करते हैं अपने घरों पे, करते हो यूज़, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, देखा था सभी ने, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से LPG गैस को बनाया जाता है। और मैंने सवाल पूछा था कि इस रेड सिलेंडर में ही क्यों इनको रखा जाता है, ये ग्रीन है, लेकिन ग्रीन में कभी कोई सिलेंडर नहीं दिखेगा तुमको, हमेशा रेड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह। क्यों? क्योंकि डेंजर का साइन होता है, मतलब कि कहीं पे आग लगे तुरंत दिख जाए, ठीक है, और ये पता चले कि हाँ ये फ्लेमेबल है, ठीक है, फ्लेमेबल यानी कि आग लग सकती है तुरंत, इसलिए। और मैंने तुम्हें बताया था, और चलो टेस्ट करता हूँ कि तुमने वो रील देखा था कल वाला, नहीं देखा था शॉर्ट जिसमें मैंने बताया था। इसमें जो कलर आता है LPG का, गैस का, जो कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी कि उसकी जो स्मेल होती है, कोई स्मेल होती ही नहीं है। लेकिन जो अपने घरों में हमारे अगर गैस लीक हो जाए तो स्मेल आती बड़ी अजीब सी। वो किसकी वजह से आती है, क्या डाला जाता है अलग से उसमें ताकि स्मेल अलग से आ जाए? क्या होता है वो, बताओ जल्दी से। तो उसमें मेनली हमारे LPG गैस सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ब्यूटेन प्रोपेन क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। तो एल्केन होते हैं तो बस इसीलिए क्लियर ब्लू फ्लेम मिलती है। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका गैस चूल्हा के जो छेद होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो गए, अगर वो हल्के हल्के ब्लॉक हो गए जो छेद हैं, तो फिर क्या होगा, तो आपका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कंबशन का मतलब होता है चीज़ों का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसमें गैस चूल्हे में आपके छेद में ब्लॉक हो गए तो कंबशन पूरी तरीके से जलेगा नहीं, वो कंबशन पूरी तरीके से नहीं होगा उस LPG गैस का, जो कि एक्चुअल में क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फॉर्म में होती है, गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विड होती है वो। जब आप निकालते हैं तो उसका प्रेशर पूरा मैंने बताया था कल, ठीक है, उसको देखिएगा जाके। तो क्या, हाँ, तो इसमें मिलाया जाता है क्या, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन में क्या होता है, सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से उसको पंजेंट स्मेल मिलती है, सो दैट कि अगर गैस लीक हो तो हमें स्मेल हो जाए, नहीं पता चला लीक हो रही है, सब आनंदमय चल रहा है, और किसी ने थोड़ा सा लाइट किया, कुछ जलाया, भम से पूरा फट गया पूरा सब कुछ, ठीक है। तो अलग से इसीलिए मिक्स किया जाता है। तो कंबशन अगर इनकम्प्लीट तरीके से होगा ना, तो वही होगा
जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में होता है, एंड दैट इज़ कि वो फिर बर्न करते हैं कैसे, वो बर्न करते हैं येलो सूटी फ्लेम से। जैसे क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, फ्लेम का मतलब होती है लौ, और ये येलो सूटी फ्लेम देते हैं आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अगर आपका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो भी आपका क्या होगा, आपको येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलेगा। इसीलिए फिर तवा और कढ़ाई वगैरह होती हैं, उनमें नीचे काला काला सा जम जाता है, वो काला काला सूट होता है, पार्टिकल्स होते हैं वो जो जम जाते हैं, सूटी फ्लेम जो निकली है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है एलपीजी गैस का। इथीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, इथीन का बहुत बड़ा रोल होता है कहाँ पर, फ्रूट राइपनिंग में, यानी कि फलों को पकाने में। और एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है कहाँ पर, वेल्डिंग में। ठीक है, तो एसिटिलीन का या फिर इथाइन का, ठीक है, इथाइलिन नहीं होगा ये, ठीक है, इथाइन होगा। एसिटिलीन या इथाइन बात एक ही होती है। ठीक है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, एथिलीन नहीं होगा, एथिलीन तो ये हो गया आपका मेन, ये होगा आपका इथाइन। ठीक है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में, इसको धातुओं की वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं कि नेमिंग किस तरीके से करी जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, इनकी किस तरीके से नामकरण करेंगे हम लोग। तो नामकरण करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कार्बन एटम्स कितने हैं और उसके हिसाब से प्रीफिक्स अटैच करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके प्रीफिक्स होगा, कुछ सफिक्स होगा। जैसे प्रीफिक्स के लिए जैसे पहले होता था ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कुंवर साहब, महाराजा, पहले चलता था, अब तो नहीं है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइटल की एवोल्यूशन की बात करता है, तो किस फैमिली से आप आ रहे हैं तो वो बताएगा आपका प्रीफिक्स, है ना, या फिर आपका सफिक्स कि आपके सरनेम क्या होगा। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी है। अगर एक कार्बन आइटम है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं मिथ, 2 है तो उसके लिए इथ यूज़ करते हैं, 3 के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं, 4 के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, ये नेमिंग करी जाती है, प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है। सफिक्स की अगर बात करेंगे तो एन का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे कब, अगर वो एल्केन होगा। तो एल्केन कैसे पता चलेगा, एल्केन आप हमें पता चलेगा, कह दो ना प्लस 2, ठीक है, ऐसे पता चलेगा CnH2n+2 से। यानी हमें देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो जितने कार्बन है उससे दुगना का 2 ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो वो अगेन क्या होगा, अल्केन होगा। ठीक है, पेरेंट एल्केन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेथेन हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, ये ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो देख सकते हैं एक कार्बन है उसका 2 से 2 ज़्यादा, 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी डबल में 2 एक्स्ट्रा, 2 और ऐड कर देना है, वो हो जाएगा आपका क्या, CnH2n+2। ओके, यानी कि एल्केन। IUPAC इसको हम बोलते हैं। IUPAC क्या होती है, जो हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं वो IUPAC के अकॉर्डिंग करी जाती है। IUPAC एक संस्था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये अपनी कलर बुक्स देता है। ब्लू बुक है फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और रेड बुक है फॉर नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या, जैसे कि जहाँ पर भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा, जैसे जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो सब आपके क्या हैं, वो सब आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑलराइट, ठीक, क्लियर है। जैसे कि यूरिया, तो यूरिया में NH2CuNH2 कार्बन है तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो जहाँ जहाँ कार्बन है वो आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो उनके नेमिंग के लिए, नामकरण के लिए एक नीली किताब है IUPAC की, और इनऑर्गेनिक के लिए एक लाल किताब है। अब नीली लाल किताब के हमें उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक हमें IUPAC नेमिंग पता होनी चाहिए किस तरीके से करी जाती है। देखो, हमें जब नेमिंग करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि सबसे लंबी चेन कार्बन की कौन सी बन रही है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपसे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे CH3 है, ठीक है, CH2 है, ठीक है, मेरे पास CH2 है और मेरे पास CH3 है, लेकिन मैं यहाँ पर H हटाता हूँ एक, ठीक है, H हटाता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पर एक CH3 जोड़ देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, ऑलराइट, और यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी का मतलब हो गया कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, ठीक, और एक यहाँ पर बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड हो गए।
इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड हो गए और एक तीसरा ये और एक चौथा ये, समझ रहे हैं आप। ये वाला जो कार्बन है इसके एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये और एक जो हाइड्रोजन इसके साथ चिपका हुआ है अटैच है वो हो जाएगा चौथा, तो टेट्रावैलेंसी होती है। अब यहाँ पे ठीक है कार्बन की नेमिंग करने के लिए कि भाई मिथ यूज़ करेंगे, एथ प्रॉप ब्यूट क्या यूज़ करेंगे, कितने कार्बन आइटम है ये काउंट करना पड़ेगा। अब कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो क्या हेक्सा यूज़ करेंगे, नहीं, एक चेन बना के चल रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 1 2 3 4 5, जैसे कि चेन का मेरे मतलब ये हो गया टोटल 6 तो हैं, लेकिन हम इसको हेक्सा नहीं बोल सकते हैं, हेक्सा प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ पे जाएंगे या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम नीचे चले जाओ या सीधे चले जाओ। ऐसा नहीं कि तुम सबको काउंट कर लोगे, ना ना ना, हाँ, या तो तुम सीधे चले जाओ या तो तुम नीचे चले आओ। एक काम करो, एक ही होगा एक टाइम पे, 2 काम नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कि सबको काउंट कर लोगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे ना जाके मैं सीधे जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सीधे जा रहा हूँ तो लंबी चेन मिल रही है, कितने कार्बन की, 5 की। यहाँ नीचे उतरूँगा 3 के बाद 4 पे ख़त्म कर दूंगा मैं, 4 पे ख़त्म हो जाएगा मेरा मामला तो, और वहाँ पे 5 में ख़त्म हो रहा है। तो मैंने किसको पकड़ा, लंबी चेन को पकड़ा मैंने। किसको पकड़ा, लंबी चेन को पकड़ा मैंने। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसको क्या बिल्कुल इग्नोर कर देंगे क्या, ना, बोलेंगे कि 3 पे, बोल देंगे कि 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो कह दो ना कि समझ में आ गया है, जल्दी समझ में आया आपको, ठीक है। सर जी बारिश हो रही है, आलू के पकौड़े बना दो। अच्छा बेटा, स्टडी विथ स्ट्रेंथ, आलू के पकौड़े भी बनाते हैं बेटा, तुम्हारा कार्बन का हाइड्रोजन लगाते हैं अभी हम, रुक जाओ अभी तुम, क्लियर है, ओके ना करें जनाब आ गया समझ, ठीक है। भैया अगर ऐसा है साहिल जी तो करेक्ट कर लो, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक, ओके क्लियर हो गई है, ठीक। अब एक मैं काम करता हूँ, रुकना, ठीक है, देखना भी, इसको हटा दो, ठीक, इसको सबको हटा दो, साफ़ करता हूँ, ठीक है, सफाई अभियान चालू करते हैं। इसी को रखते हैं, ठीक है, इसी को रखते हैं ऐसे, बस सफाई कर दी मैंने। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस CH3 को हटा के, ठीक है, इस कार्बन पे जोड़ रहा हूँ। किस कार्बन पे, ओहो, किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जोड़ रहा हूँ, ठीक, ओके, नहीं नहीं इस पे जोड़ दो, ओके, चलो जोड़ता हूँ। इसे फिर से बना लेते, नहीं नहीं फिर से नहीं बनाऊंगा मैं, इतनी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, ठीक है। तो CH2 CH, इस पे मैंने क्या किया, CH2 था मैंने CH कर दिया, क्यों, क्योंकि 4 ही वैलेंस है, ये CH है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन के साथ नहीं CH2 करना पड़ेगा, ठीक है, 4। अब 1 2, हाँ तो क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंटेन है ना, 4 मिथाइल पेंटेन। गलत है, क्यों, क्यों गलत है, गलत इसलिए है कि जो है, अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ से जाने पर चौथे नंबर पे मिथाइल है, यहाँ से अगर मैं गिनना शुरू कर दूंगा तो भी तो 5 कार्बन रहेंगे मेरे भाई, 5 ही तो रहेंगे, क्यों भैया, 4 तो नहीं हो जाएंगे, चाहे यहाँ से गिन लो चाहे यहाँ से गिन लो। हाँ तो बात तो सही है, तो मैं यहाँ से गिनूंगा, क्यों यहीं से क्यों गिनूंगा, क्योंकि वहाँ से गिनने में चौथे नंबर पे आ रहा है और यहाँ से गिनने में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका ये होगा 2 मिथाइल पेंटेन। जहाँ पहले आएगा, समझ रहे हो तुम, पहले आएगा, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, नियरेस्ट पोजीशन फॉर डबल और ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप, उसको लेना पहले। जैसे कि गिन तो मैं यहाँ भी सकता था 1 2 3 का 4 5, लेकिन मैंने यहाँ से गिनना शुरू किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं इसको बोलेंगे पेंट टू आइन। आइन क्यों बोला मैंने, पेंट टू आइन,
क्योंकि यहाँ पर आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड ध्यान रखना है कि जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये 9वीं 10वीं में नहीं, 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये जब हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा क्लिप डालूंगा तो उसमें ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। समझ में आया? तो रूट बोलते हैं लॉन्गेस्ट, जो लंबी चेन आप देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस चेन जो मैंने बताया था कि या तो नीचे जा सकते हो सीधे जा सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो उस कॉन्टिन्यूअस चेन को रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक है। जड़ समझ में आई तुमको? क्यों? देखो जरा, समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि बस हो गया या नहीं हो गया। अभी रुक जाओ, एक एक करके खत्म होने तो फिर बताना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? इट इज़ लाइक तुम हो ये, ठीक है, तुम हो मम्मी के लाडले, ठीक है। कुछ दिनों बाद, ठीक है, तुम्हारा जब हो जाएगा मतलब सिलेक्शन इलेक्शन, तो तुम्हारा होगा कुछ तो, ठीक है, तुमसे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा? वो फंक्शनल ग्रुप तुमको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा, इतना ज़्यादा तुम्हारे नेचर को चेंज कर देगा कि तुम्हारे घर वाले बोलेंगे देख जोरू का गुलाम कहीं का। समझ रहे हो तुम? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ ना आपके साथ, उसने सारी प्रॉपर्टीज आपकी बदल के रख दी। वही होता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। जैसे मैंने एक H हटा के, जैसे ये है ना CH3 CH2 CH3, क्या हुआ? ये क्या है? ये तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 2 8 हैं। क्या हुआ? ये हुआ CN का है 2 ना +2, तो क्या हुआ? ये प्रोपेन हुआ, प्रोपेन, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ हटा के CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटा के बस OH जोड़ दिया। भाई साहब पूरा मामला इस चेंज हो गया, दारू बन गई भाई, बधाई हो। पानी लेके आओ जल्दी से, और थोड़ा चखना भी लेना। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं जब दारू उनको दी जाती है, लेकिन आपने कभी हाथ नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें जो है, मेरा स्टूडेंट अगर सब कर रहा है गंदी चीज़ें, तो बेटा बड़ी गंदी चीज़ है, कभी नहीं करना ऐसा, ठीक है। समझ में आई आपको चीज़? सर आप खाली लड़का का बेइज्जती करते हैं। अच्छा खाली लड़का, ये सही है, सिंगल से सिंगल लड़का वॉज पुराना, अब खाली लड़का हो गया, खाली लड़का। खैर, तो समझ में आई आपको कि किस तरह। अब इसी में OH ना जोड़ के इसमें क्या जोड़ दूँ? क्या जोड़ दूँ मैं? डबल OH जोड़ दूँ। क्या जोड़ दूँ? डबल OH जोड़ दूँ। ऐसे देखो, CH3 CH2 C डबल OH कर दूँ, या फिर CH2 के बाद C डबल OH जोड़ दो। भाई साहब ले, क्या हो गया? दारू से एसिड बन गई, एसिड बन, भाई ये एसिड हो गया अभी ये। समझ रहे हो तुम? यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो अल्कोहल के लिए OH होता है, अल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन के लिए CO होता है, CO मतलब ऐसे C डबल बॉन्ड O ऐसे लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल OH लगता है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड एक से इस तरीके से होता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ईस्टर होता है C डबल, और ईथर होता है O मतलब जैसे कि एक एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल बोलते हैं, जैसे CH3 ना, एल्काइल बोलते हैं इसको, ROR, ठीक। ऐसा है, समझना चीज़। जैसे कि हम एक कार्बन के लिए मिथ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे, 2 के लिए इथ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे, 3 के लिए प्रॉप प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही सफिक्स के पे आते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले क्या लगाएंगे, मिथ एन, ठीक है, इथ एन, प्रॉप एन, प्रॉप ईन, ब्यूट ईन, ठीक, ब्यूट प्रीफिक्स। सफिक्स में यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। OH है अल्कोहल तो ऑल, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, डेटॉल, अल्डिहाइड अल, एथेनल, ठीक है, एथेनल, ब्यूटेनल, कीटोन, ठीक है, एथेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऑन यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ईस्टर के लिए O8, ठीक है, ईस्टर के लिए O8, और इनके लिए SHO नहीं होता यहाँ पर, ईथर ही सिंपल लिख देते हैं इनको। हेलोजेंस जो होते हैं ये एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ है, जब ये फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस, तो उनके लिए उनको हम सफिक्स में नहीं यूज़ करके प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। क्या प्रीफिक्स होता है? पहले हेलोजेंस क्या होते हैं, फिर कल बाहर आई कौन? आरती। ऐसा मतलब याद करने के लिए ट्रिक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये होते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स का
हेलो मोटो मतलब हेलो एल्केन या हेलो, ठीक है, हेलो का यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हेलो एल्केन कैसे हो गया, बताते हैं अभी तुमको, बता ही दें क्या तुमको, नहीं नहीं बता दें क्या। देखो अगर मान लो जैसे कि ये था CH3CH2OH, तो क्या बोल रहे थे, एथेनॉल। CH3CH2Cl कर दूं CH, ठीक है, ठीक है। यहाँ एथेनॉल, एथेनॉल बाद में ऑल सफिक्स बाद में, यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे एथेन हेलो एथेन क्लोरो ना, क्लोरो एथेन, क्लोरो पहले ही शब्द जोड़ रहे हैं, हेलो हेलो एल्केन यानी क्लोरो एथेन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, पहले बोलो इनको नाम को, प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना होता है हेलो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स regardless of the length of the carbon chain. Homologous series differ by CH2 unit or by mass of 14 unit. कुछ नहीं होता है, भाई बहन होते हैं। कैसे, तो ये मैंने बनाया क्या, CH3 CH2 CH3, ठीक, क्या है प्रोपेन, इसका बड़ा भाई कौन होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा, कुछ नहीं, CH2 दो जोड़ दो, CH3 CH2 एक CH2 और जोड़ दो, फैमिली बढ़ती जाएगी, एथेन ब्यूटेन प्रोपेन पेन, ठीक है, सॉरी एथेन ब्यूटेन पेंटेन, ओके, हेक्सेन हेप्टेन, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी फैमिली। फैमिली चाहे किसी की हो, चाहे कहे दो ना +2 की हो, चाहे कहे दो ना की हो, यानी कि चाहे वो एल्कीन है क्या ना हो। अब एल्कीन क्या होता है, जैसे मान लो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, एथीन है, 2 कार्बन है तो एथ यूज़ किया, ईन है एथीन। अब अगली वाली क्या होगी, अगली सीरीज CH2 जोड़ दो, हैं CH2 जोड़ दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन की वैलेंसी 4 ही मिलेगी, एक कार्बन 4 से, ठीक है, एक कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मिलने चाहिए, बस ऐसे CH2 बढ़ती जाएगी, एल्काइन की बढ़ती जाएगी। तो होमोलॉगस सीरीज होती है समजातीय श्रेणी, जहाँ पर CH2 से डिफर करते हैं सब। C कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, इवन है, डबल कर दो 12, हाइड्रोजन दो 14 यूनिट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं होमोलॉगस सीरीज की वो सेम रहती हैं। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज, बहुत आसान है, कैसे, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इसका होगा, बहुत आसान है, क्यों, किसका ज़्यादा होगा बताओ मुझे, प्रोपेन का ज़्यादा होगा या ब्यूटेन का, क्यों, किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी चेन लंबी है भाई, इसकी चेन लंबी है, इसमें ज़्यादा बॉन्ड हैं, ज़्यादा बॉन्ड है तो ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत चाहिए, समझ रहे हो, आसानी से नहीं टूटेगा वो। तो ये देख सकते हो होमोलॉगस सीरीज़ है, CH2 से डिफर कर रहे हैं, चाहे एल्केन हो चाहे एल्काइन हो और चाहे कोई भी हो, ठीक है, CH2 होगा यहाँ पर, CH2 होगा यहाँ पे, ओके, कोई भी हो ठीक है, CH2 से डिफर करेगा। सॉरी, आइसोमर्स पे आते हैं। तो आइसोमर क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो जहाँ भी आइसो शब्द दिखता है उसका मतलब होता है सेम, सिमिलर, राइट। आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन, सेम न्यूट्रॉन नंबर। तो ये क्या होता है, सेम, कुछ ना कुछ तो सेम होगा। तो आइसो में भी क्या सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफर किस में कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, यानी कि स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है, ओके। तो C4H10 है यहाँ पर ब्यूटेन। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी यहाँ पे मत तुम समझो, ठीक है, रुक जाओ मुझे समझाने दो, तब तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा।
बर्फ़ तो नहीं खानी किसी को भैया, बताओ। तो यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे CH3, ठीक, CH2, ठीक, CH2 और CH3। अब इसमें मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं इस कार्बन को उठा के, ठीक है, या फिर किसी भी एक कार्बन को उठा के इस कार्बन इस वाले को उठा के इधर पे जोड़ दूँ, ठीक है। तो कैसा दिखेगा ये, CH3, CH2, CH3, ठीक है, और CH3। ओके, कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए, बस ध्यान रखना है। अब ये क्या है, लिखो, ये 4 कार्बन है इसमें, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2 5, 2 7, 3 10, कह दो ना +2। 3 4 कार्बन है, 4 है ना, 4 है, 3 3 6, 3 9, 1 10, हाँ है तो वही। तो फिर अंतर क्या है, अंतर स्ट्रक्चर में है। IUPAC नाम लिखो इसका और IUPAC नाम लिखो इसका, क्या होगा इसका, तो सिंपल हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है और कह दो ना +2 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, एल्केन, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 1 2 3 लेंगे, क्योंकि लंबी चेन लेनी होती है, ठीक है। तो सर वो नीचे भी ले सकते हैं, 1 2 के नीचे 3, हाँ तो ले लो, दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि चाहे तुम सीधे वाली लो यहाँ पे, चाहे थोड़ा नीचे उतर जाओ, 3 एक बनेगी। वो बात अलग है कि अगर एक कार्बन आगे लगा होता तो फिर सीधे वाली लेनी पड़ती, क्योंकि वो लंबी बनती, उसका रूट लंबा बनता, लेकिन खैर कैसे भी ले सकते हो यहाँ पे। तो जे बन जाएगा तुम्हारो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल पे 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और प्रोपेन आएगा ये 2 मिथाइल प्रोपेन। डन, ठीक है, 2 पे मिथाइल पे प्रोपेन। अब ये ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, देख रहे हो तुम, ब्यूटेन से प्रोपेन अलग स्ट्रक्चर बन गया, फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन सेम क्या है, फॉर्मूला सेम है लेकिन अलग क्या है, स्ट्रक्चर अलग है। तो इससे ऐसे लोगों को बोलते हैं आइसोमर, ऐसे लोगों को बोलते हैं क्या, आइसोमर। समझ में आई चीज़, अरे भाई समझ में आई चीज़, इसी को बोल देते हैं आइसोब्यूटेन भी, इसका दूसरा नाम होता है आइसोब्यूटेन। अगर ये बात तुम समझ गए हो तो इसके बताओ ये क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये CH3 है, ये क्या है, कितने कार्बन है, 4 ही हैं, ये तो ऊपर वाला ही है। अब बताओ क्या है ये, अब ये बन गया तुम्हारा पेंटेन, 5 कार्बन का एल्केन, ठीक है। अब इसके मैं क्या क्या अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, जैसे इसके तो 2 स्ट्रक्चर बन गए ब्यूटेन के, इसके अलावा तीसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। बना के देख लो, कुछ बनना हो तो हमें बता देना। सर जैसे मान लो ये वाला ना, इसको ऊपर उठा के मतलब रख दें, तो बेटा ऊपर उठा के रखोगे C, ठीक है, CH3 रख दिया ऊपर, H, क्या हो गया इससे, नहीं क्या हो क्या गया इससे, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, निकल के वो 2 मिथाइल प्रोपेन ही आएगा, समझ रहे हो तुम। हाँ तो ये बुद्धि मत लगा देना बेटा, हाँ कि इधर कर देंगे, और वो देखो सर वो ऐसा लग रहा है, ऐसा T शेप का है, हाँ सीधा T है, और ये देखो सर टेढ़ा T है, बेटा ये सब हरकतें बंद कर दो, ये सब नहीं करना है यहाँ पे। जैसे कि सीधा T और टेढ़ा T है, ये 1 2 और 3, 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ भी बन रहा है, वो सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटेन में 2 से ज़्यादा आइसोमर नहीं बनेंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसके अलावा तीसरा बनेगा ही नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो गलती है उसमें कुछ ना कुछ। तो अब इसको देखिए मैं कैसे बना सकता हूँ। एक तो ये बन सकता है कि जैसे CH3 है, ठीक है, CH2 मतलब एक मिथाइल ग्रुप को लेके उठा के रख दो कहीं पे भी, इस पे रख दो, ठीक है, एक सेकंड रुकना, तो CH2 कर दूँ, ठीक है, ये CH कर दूँ और यहाँ पर अटैच कर दूँ CH3 और इसको कर दूँ CH3, ठीक है। 5 कार्बन हो गए टोटल भाई, 5 कार्बन हो गए टोटल, नहीं हुए, हो गया ना। अब आप देखो तो ये क्या बन गया, 2 3 4, तो क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। एक और बन सकता है, अभी देखो ये CH3 मैंने किया, ये मैंने किया यहाँ पे C, और यहाँ मैंने किया CH3, एक कार्बन को ऊपर जोड़ा एक मिथाइल ग्रुप को, और एक मिथाइल ग्रुप को नीचे जोड़ा, क्या हुआ ये 1 2 3, तो 2 पे 2 2
या 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, डाई मिथाइल प्रोपेन, तीसरा बन गया, चौथा नहीं बनेगा यहाँ पे। नहीं सर, जैसे ये वाला है ना सर, ये वाला जो आप बनाए ना, ये वाला, ये इसको उठा के हम यहाँ रख दें इस वाले कार्बन पे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। तुम इस मिथाइल ग्रुप को उठा के यहाँ रख दोगे तो मैं गिनती जो यहाँ से शुरू कर रहा था मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो निकल के तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आना है, क्योंकि यहाँ पे लगा दोगे तो मैं यहाँ से गिनती करूँगा तो यहाँ से 2 मिथाइल आ जाएगा। ये मत सोचना कि सर वो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन करके कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हो तुम? कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी होती जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो ये हो गया आपके पेंटेन, कितने बन गए आइसोमर, कितने बन गए? 3 बन गए। तो ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9। अब बेटा तुम बनाने तो बैठोगे नहीं वहाँ कि मैं बनाऊंगा हेप्टेन के, तुमको 9 बनाओगे तब तुम आंसर हो गया। इसके लिए मैंने एक ट्रिक का इजाद किया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो इसमें क्या करना है कि 2n-4 प्लस 1, ये है फार्मूला, ठीक है। n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हेक्सेन में कितने होते हैं? 6। हेप्टेन में कितने होते हैं? 7। ऑक्टेन में कितने होते हैं? 8। नॉनेन में कितने होते हैं? 9। n इज द नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम, रख दो, खत्म, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन इस ट्रिक को आगे मत अप्लाई करना, फेल हो जाती है। हाँ, हमारा केमिस्ट्री का टीचर था, फेल हो जाओगे, परमार बता रहे हैं, फेल हो जाओगे तुम केमिस्ट्री में। हाँ, ऐसा ही रहा। तो फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड से बना होता है, डबल एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ध्यान रखना आपको। ओके। नियोपेंटेन वाला नहीं बताया श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे आने को कहूँगा और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, यही है नियोपेंटेन, बधाई हो। ये रहा नियोपेंटेन, ये रहा आइसोपेंटेन, समझा आपको बात? यही है और कोई नहीं है, यही है नियोपेंटेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एलिफैटिक और एसाइक्लिक पे आते हैं। एलिफैटिक एसाइक्लिक, देखो एलिफैटिक एसाइक्लिक का मतलब है साइकिल नहीं है उसमें, साइकिल नहीं मतलब अभी पता चलेगा क्या होती है साइकिल। सो दे आर नॉट एरोमेटिक, यानी कि इसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे अभी हम एल्केन एल्काइन एल्काइन पढ़ रहे थे, सब कुछ जो अभी हम कर रहे थे वो एलिफैटिक ही थे, सब एलिफैटिक थे। लंबी लंबी चेन बन रही थी, खुला चेनें बन रही थी, ये एलिफैटिक है। लेकिन अब ये देखो बंद होने लगी चेनें, चेन क्या होने लगी गाइस बंद होने लगी चेन, तो उनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि साइक्लिक कैसे हो सकते हैं? जैसे CH2, ठीक, क्या हो गया ये हो गया साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन हुआ ही है, 3 कार्बन है, साइकिल बन रही है साइक्लोप्रोपेन, तो क्या होगा? कह दो ना, बस +2 लगाए तो गए तुम यहाँ पे। नहीं सर वो तो एल्केन है, वो तो एन है, तो +2 तो नहीं बेटा, +2 वहाँ पीछे आता है एलिफैटिक वाले में, जहाँ साइकिल नहीं बनती। साइक्लिकल कंपाउंड के लिए अलग फार्मूला होता है, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर एल्केन होगा तो +2 नहीं आएगा, सिंपल CnH2 आएगा, कह दो ना, यहाँ कह दो ना -2 और यहाँ कह दो ना -4 आएगा, ठीक है, एल्काइन में। समझ में आई चीज़? तो अगर साइक्लो वर्ड लग जाए तो वहाँ पर दो हाइड्रोजन की कमी कर देनी है तुमको, ठीक है, 2 हाइड्रोजन की कमी कर देनी है। ठीक है। बैंगन बेंजीन, अच्छा, ये समझ में आई। अब इसी साइक्लिकल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे साइक्लिकल काफ़ी है। अगर साइकिल में ठीक है, अगर हम कार्बन के अलावा किसी को जोड़ दें तो उसको हेटेरोसाइक्लिकल बोल देते हैं। कार्बन के अलावा अगर किसी को जोड़ दें तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं हेटेरोसाइक्लिक। यानी कि साइकिल है, साइकिल में जैसे मैंने ये साइकिल बनाई, ठीक है, ये साइकिल, ये बन गया साइकिल, तो इसका मतलब पता है आपको क्या है? कि हर एक कोने पे एक कार्बन एटम अटैच्ड है,
इट गोज विदाउट सेइंग, ठीक है, इट गोज एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको 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 रुको, ठीक है। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि हर एक उसकी एज पे कार्बन एटम होगा, ठीक है। अब अगर कार्बन नहीं है उसकी जगह कोई और आ गया है, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, ये आते हैं, नोज आता है, ठीक है, नोज, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको बोलते हैं हीटेरोसाइक्लिक। अगर कोई लगा है तो भैया, नहीं लगा है तो कार्बन ही होगा। जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन को दिखाने के लिए कार्बन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी और को दिखाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उस एटम को दिखाने के लिए, तो उनको हीटेरोसाइक्लिकल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फ्यूरेन बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं, थायोफीन है जहाँ सल्फर लग गया, ये पिरिडीन है, ठीक है। ये आपसे पूछ लेता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्ट्रक्चर देगा और आपसे पूछ लेता है, ठीक है, स्ट्रक्चर देगा और आपसे वो पूछ लेगा कि इसमें बताओ ये क्या है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है कि बेंजीन ये क्या होता है, तो बेंजीन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। देखो हमने पढ़ा एलिफैटिक है, एलिफैटिक मतलब खुला चेने है, साइक्लिकल मतलब बंद चेन है। अब इसी में कुछ ऐसे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो साइकिल भी होते हैं और जिनमें कि डबल बॉन्ड वगैरह भी देखने को मिलते हैं, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई मेरे, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड है तो सिग्मा, दो बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, और तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया पाई। तो अगर यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं। ये एरिक हकल ने रूल दिया था कि जिस भी हाइड्रोकार्बन में, साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे कि बेंजीन, यहीं से एक्चुअल में सबसे बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड इसको हम बोलते हैं, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जैसे बेंजीन में अगर ये लगा दिया तो ये हो गया आपका टॉलिन, इसको बोलते हैं। इसमें अगर हमने OH ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, क्यों, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे। इसके रेजोनॉन्स, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, आपको पता होगा, इसको रेजोनेंस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है, डॉट 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 डॉट, फिर वो एक पूरा इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता है। हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट था हमारी क्लास पे, ठीक है, उसका नाम विनय था, वो ऐसे बनाता था, ठीक है, ऐसा। एक दिन टीचर ने देख लिया, फिर उसकी जो मौज ली टीचर ने, ठीक है, खैर। तो यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थायोफीन हो गया, पाइरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, पिरिडीन हो गया, एंडोल हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कैसे हम गिनते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बड़ा आसान है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को गिनना, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये बॉन्ड हो गए, ठीक है, 6 ये बॉन्ड हो गए, और आपके बाकी के 12 बॉन्ड हो गए। ये क्या हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। देखो अभी तुमको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे मैं बोल दूँ ये है ब्यूटेन, प्रोपेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन में होता है CH3 CH2 CH3 होगा, CH3 CH2 और CH3, यही है ना भाई। यहाँ ये सब हाइड्रोजन है, जहाँ पर मैंने लिखा नहीं कुछ, ये सब हाइड्रोजन है ये, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड हैं, 3 3 6, ठीक, 2 8 9 10, 10 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, सिंपल। अब अगर मैं तुमसे बेंजीन में पूछ लूँ तो बताओ कितने हो जाएंगे, ज़रा बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और उसमें से कितने, मतलब जल्दी बताओ जल्दी, कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। सर अपना कुछ बताया करो, दोस्तों के बारे में बताते रहते हैं। अच्छा
इसमें कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा पाई बताओ बेंजीन में जल्दी से। चल, तो बेंजीन क्या होता है? 6 कार्बन आटम है इस तरीके से, 6 कार्बन है, ठीक। एंड में कार्बन ही होता है, चाहे मैं लिखूं और चाहे ना लिखूं, ठीक है। अब कार्बन में ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड था इस तरीके से, नहीं सिर्फ वहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अरे भाई कैसा भी ऑल्टरनेट ड्रॉ कर लो, उसमें कोई वो बात नहीं है। ये कार्बन अगर है तो कार्बन के 2 बॉन्ड ये हो गए, 3 ये हो गए, चौथा बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन अटैच करेगा। 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, कार्बन है, चौथे के एक लिए एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 6 तो ये बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये भाई तुम खुद बताओ मुझे, ठीक है, कि 6 ये बॉन्ड हो गए सिंगल और 3 डबल बॉन्ड वाले हो गए, तो 6 + 3 9, और ये जो 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 6 6 12 3 15 15 कोवलेंट बॉन्ड हैं। लेकिन अगर सिग्मा पूछ लेगा तो कितने हैं, कितने हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड हैं कि नहीं है? और ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो कितने हो गए 12। ये एक पाई बॉन्ड रहा, ये एक पाई बॉन्ड रहा और ये एक पाई बॉन्ड रहा, तो कितने हो गए पाई बॉन्ड? 3 बॉन्ड हो गए पाई, ठीक है, क्लियर। 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ये जो आपका दिख रहा था ये साइक्लोहेक्सेन था, बेंजीन नहीं था। ये पता है क्या था? ये था ये था ये। इसमें अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर मैं कर दूं तो वो होता है बेंजीन, लेकिन ये अभी क्या है? साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके 13 बॉन्ड हैं। क्या है ये आपका? 13 बॉन्ड दिख रहे हैं। ओहो 13 नहीं होंगे यहाँ पे, तो 15 होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें कि 12, ठीक है, ध्यान रखना, 12 CH2 CH2 CH2। ओके भैया मेरे, यहाँ पे तो वैलेंसी गड़बड़ा रखी है भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 2 बॉन्ड ये हो गए, 3 ये हो गए, कार्बन से यहाँ एक हाइड्रोजन हटा लेना, ठीक है। 5 का बॉन्ड कभी नहीं होते हैं कार्बन से, 5 बॉन्ड कभी नहीं होते हैं कार्बन से, 5 बॉन्ड कभी नहीं होते हैं कार्बन से, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कार्बन एटम की, जलाने पे क्या होता है ना, डिहाइड्रेट करने पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आते हैं कंबशन पे, दहन पे, जलाने पे क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेथेन है, जब इसको हम जलाएंगे तो CO2 H2O हीट और लाइट निकलेगी। क्या निकलेगा? हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। यानी कैसी रिएक्शन है? दिस इज योर एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्योंकि हीट और लाइट निकल रही है यहाँ पर। कंबशन रिएक्शन है दहन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एथेनोइक एसिड, अल्कोहल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हमने क्या, ये एथेनॉल है हमारा, ठीक है, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल में अगर हम क्या करेंगे, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इसको भर भर के ओढ़ देगा, ये ले, एक और ले, और वो ले, और वो ले, जितना हो चाहिए उतना देंगे तेरे को, तू बता दो कितना चाहिए तेरे को, ऐसा टाइप, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ऑक्सीजन इसको मिला तो H2O पानी निकल गया, और एक जो O मिला, ठीक है, उसने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया, तो CH3COOH, ठीक है। एक O से H2O निकल गया और CH3, ठीक है, एक O मिला तो COOH, एथेनोइक एसिड बन गया, जिसको कि हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ओके। तो यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, और जो K2Cr2O7 है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। थर्ड पे आते हैं एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, निकल और पैलेडियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो निकल और पैलेडियम, निकल है और पैलेडियम है, निकल है और पैलेडियम है। ये क्या है? ये पावरफुल क्या है? कैटलिस्ट हैं जो इस रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाते हैं। पता है कौन सी रिएक्शन है? बताते हैं तुमको। तुम्हारे घर में हुई है और तुमने देखी भी, तुम्हारे घर में हुई है रिएक्शन। क्या बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। पता है तुमने कैसे देखी? तुमने देखा होगा मम्मी लोग मलाई निकाल निकाल के जमा करती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं। फिर एक दिन आता है जिस दिन मम्मी उठाती है अपनी कढ़ाई, डालती हैं सारी मलाई और बैठ के खर 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 जला के फ्लेम में लगी हुई हैं। क्या करने में? मलाई से घी बनाने में।
होता है कि नहीं होता है, और वो स्मेल आती है, फिर धीरे धीरे तो अजीब सी स्मेल आती है, देन फिर बाद में आती है बढ़िया सी घी की स्मेल। अब वही रिएक्शन है गाइस। अच्छा ओके, तो सर निकल पैलेडियम क्या होता है? नहीं, निकल पैलेडियम मम्मी लोग यूज़ नहीं करती, तभी तो खर 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 कढ़ाई में लगी हुई है 3-4 घंटे तक लगातार एकदम। निकल पैलेडियम का यूज़ कर लें तो जल्दी हो जाए। तो जो हमारी कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो घी बनाती हैं, तो वो निकल पैलेडियम का यूज़ कर लेती हैं, जल्दी जल्दी बन जाता है, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए है। तो इसीलिए उनके घी में उतना टेस्ट नहीं होता है जितना कि घर के घी में टेस्ट होता है, जो घर में बहुत देर तक, ठीक है, जो घी वो किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो घी एकदम ना खरा है। खरा जो घी होता है वो बढ़िया होता है, और थोड़ा सा अगर वैसा नहीं वो किया गया है ज़्यादा तो खरा नहीं होता है वो, ठीक है। आज ही हो रहा है घी, अच्छा धन्य जी, ओके। तो भिजवाया करा तुम लोग का वो, मतलब कि जैसे जैसे मास्टर मेहनत कर रहा है तो थोड़ा घी भी भिजवा ना, चिंता ही नहीं कुछ, घी बन रहा है लेकिन भिजवाना ही नहीं है, खैर कोई नहीं, सह लेंगे। तो निकल और पैलेडियम जो है क्या है, कैटलिस्ट है ये। क्या करवा रहा है ये? एडिशन करवा रहा है। किसका एडिशन करवा रहा है? हाइड्रोजन करवा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन हो रहा है ये, ठीक है। अनसैचुरेटेड है ये, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड में, यानी कि क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में डिफरेंस समझाया था। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एडिशन में हाइड्रोजन का जुड़ता है, ठीक है, निकल पैलेडियम कैटलिस्ट होता है। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, कुकिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। और जो एनिमल फैट होता है जनरली वो सैचुरेटेड फैट होता है, हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है वो, ठीक है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। चौथी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देना, हाइड्रोजन की जगह किसी और को ले आना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजन एटम इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे CH4 है, मेथेन, तो एक हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन आ गया, क्लोरोमेथेन, याद है, हेलो एल्केन है ना। तो हेलो, अगर हेलोजन लगा हुआ है तो उसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ना कि सफिक्स। तो क्लोरोमेथेन, ठीक। HCl निकल गया, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। फिर एक और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्लोरीन ऐड करवाया, CH2Cl2 बना, डाईक्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन बन गया, ठीक है। अच्छा, डाईक्लोरोमेथेन से मुझे याद आया कि जो आपका एल्कीन है वो ध्यान रखना, कभी सिंगल कार्बन को तो बन ही नहीं सकता ना, जैसे मेथेन होता है। मेथीन कभी नहीं सुनोगे, मेथीन नहीं होती कभी भी, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए हमेशा। इसी तरीके से मेथाइन नहीं सुनोगे, मिथाइन 2 कार्बन चाहिए एल्काइन के लिए भी। और जो हमारे आइसोमर होते हैं वो ब्यूटेन से शुरू होते हैं, जो आइसोमर पढ़े थे। प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, इथेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो CH3 CH2 CH3 है, क्या आइसोमर बनाओगे इसमें? हटा के इधर जोड़ दोगे, लो इधर चले गए, इधर जोड़ दोगे इधर हम चले आएंगे, तो ब्यूटेन से आइसोमर शुरू होते हैं। खैर, तो इसमें हम और क्लोरीन जोड़ेंगे, तो अब ये बन गया CHCl3। इसी को बोलते हैं, पता है क्या? क्लोरोफॉर्म, जिसमें एकदम कड़क स्मेल होती है, और इसको किडनैप वगैरह करने में यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद ओमनी कार, ओके, ठीक है। तो ये एकदम कड़क होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपके एकदम ब्रेन को अफेक्ट करती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो अब इसमें हम अगर हम और Cl2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CCl4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से क्लोरीन एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करती जा रही है, ठीक है। ठीक, चलो, तो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। बॉइलिंग पॉइंट, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी लंबी चेन होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वहाँ पर आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो बहुत सारे बॉन्ड को तोड़ने में बहुत सारा टेम्परेचर आपको लगेगा। एल्काइंस जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट। एल्काइन का जो होता है थोड़ा सा, जैसे अब सिंपल सी बात है, लंबी चेन है, लंबी चेन इन द सेंस कि CH2 मान लो कि CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन का ज़्यादा होगा, ठीक है, पेंटेन का ज़्यादा होगा, ऐसे ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें एक एल्केन में, एक एल्कीन में और एक एल्काइन में, तो ध्यान रखना एल्काइन से जनरली स्लाइटर हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि एल्काइन में 3 बॉन्ड है, एल्कीन में 2 बॉन्ड है, एल्केन में 1 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी एज कम्पेयर टू 2 बॉन्ड या 1 बॉन्ड। समझ में आई आपको चीज़, ठीक है। एल्कीन्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन एल्केन्स ड्यू टू डबल बॉन्ड, और एज द नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये सब देख चुके हैं, ठीक है। जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में आप ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा।
सॉल्युबिलिटी भी वही सेम तरीके से है। जो लंबी चेन होगी वो देर में घुलेगी, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड हैं तो देर में घुलेगी वो। जैसे ब्यूटेन देर में घुलेगा, प्रोपेन जल्दी घुल जाएगा, एथेन सबसे जल्दी घुल जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे कि लेंथ बढ़ती जाती है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ कार्बन कंपाउंड है उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मेथनॉल है, तो मेथनॉल को मिथाइल अल्कोहल या वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड एट द इनिशियल स्टेज बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करके। मेथनॉल अल्कोहल दारू एक तरीके से, लेकिन ये जो मेथनॉल है इसको पिया नहीं जाता है। जो पिया जाता है, जो लोग नशेड़ी टाइप के होते हैं, दारू वारू जो लोग पीते हैं, वो एथनॉल ड्रिंक करते हैं, ना कि मेथनॉल। मेथनॉल अगर कर लिया तो दोबारा ड्रिंक करने की हालत में रहेंगे नहीं वो, ठीक है, सीधा डेथ होगी, सीधा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है, हमारे जो सेल के अंदर होता है, उसको कोगुलेट कर देता है, थक्का जमा देता है उसको, और तुरंत डेथ होती है। मतलब टाइम नहीं लगता है। अगर एकदम प्योर मेथनॉल ले लिए ना थोड़ा सा, तुरंत टाइम नहीं लगता है। Intake of methanol in very small quantities can cause death. Methanol oxidizes to methanol in liver and coagulates protoplasm. Protoplasm क्या होता है? Nothing but cytoplasm plus nucleoplasm. याद है? आज से लाखों साल पहले की बात है। कुछ बायो करके सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। किसने नेमिंग करी थी इसकी? Who named it? मेथनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स ऑप्टिक नर्व्स कॉजिंग ब्लाइंडनेस। अंधापन भी आ सकता है और वो परमानेंट होगा। मैंने आपको बताया बायोलॉजी में, ऑप्टिक नर्व्स का डैमेज मतलब परमानेंट अंधापन। ठीक होने का अभी तक कोई इलाज बना नहीं है साइंस में ऑप्टिक नर्व्स का। कौन सी डिजीज़ मैंने आपको बताई थी जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं? बताओ। जब फ्लूइड प्रेशर बढ़ता है आई का, क्या बोलते हैं उसको? तो ये इसका नेमिंग करा था पुरकिंजे ने, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? ग्लोकोमा, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे आई का फ्लूइड प्रेशर बढ़ता है। ग्लोकोमा में बैक्टीरियल नहीं होता है, या तो जेनेटिक होता है या फिर कुछ एक्सीडेंट से होता है वो, ठीक है। एथेनॉल पे आते हैं। मेथनॉल तो देख लिया, एथेनॉल ये है जो पिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो भी पानी डाल के पिया जाता है। तुमने देखा होगा, है ना? पानी में लोग डालते हैं, थोड़ा सा लेते हैं और फिर काफ़ी सारा पानी डालते हैं और तब पीते हैं। क्यों? ये भी अगर प्योर फॉर्म में कंज्यूम कर ली गई तो डेडली हो सकती है। ये तो बहुत भयंकर डेडली भाई मेथनॉल। इसमें तो मतलब नर्व्स का डैमेज, तुम पूरे डैमेज हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। इसमें तो तुम ये भी मत सोचना कि थोड़ा टेस्ट करके देखूँ शायद बच जाऊँ, नहीं, बचोगे ही नहीं इसमें तो तुम। एथेनॉल की बात कर रहा हूँ कि अगर प्योर फॉर्म में ले ली तो इसमें तुम्हारी आँखें, रोशनी जाने के चांसेस, और हो सकता है अगर ज़्यादा कंज्यूम कर ली तो डेथ भी हो सकती है। वैसे पानी मिला के ऐसा नहीं कि सेफ़ हो जाती है, और वैसे बात है प्योर फॉर्म में डेडली है, तो फिर थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट भी कर लो, या जितना डाइल्यूट कर लो, है तो ख़राब ही, ठीक, ख़राब चीज़ ख़राब ही रहेगी, चाहे कुछ भी मिला लो उसमें। तो इट इज़ अ प्लेजेंट स्मेलिंग कार्बन कंपाउंड। प्लेजेंट स्मेलिंग होता है ये? तो पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कंज्यूम किया नहीं, तो मुझे पता नहीं है। लगता तो नहीं मुझे प्लेजेंट होता होगा ये। इट इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। साथ ही साथ कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको यूज़ किया जाता है जो कफ सिरप्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है ना। डेटॉल अल्कोहल, उसमें भी थोड़ा बहुत तो अल्कोहल होता है, ठीक है। डीनेचर्ड स्पिरिट और अल्कोहल इज एथेनॉल विच इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मेथनॉल टू इट। अब होता क्या है कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इस एथेनॉल का यूज़ होता है, ठीक है। याद करो कहाँ से बन रहा था? फर्मेंटेशन से बन रहा था ये एथेनॉल। याद है आपको? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एथेनॉल बन रही थी फर्मेंटेशन में, है ना। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में एथेनॉल का यूज़ होता है। तो वहाँ पे काम कर रहे जो वर्कर्स हैं, दे आर लाइक वाओ मैन, फ्री में, ठीक है। पता चला कि भाई जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है एथेनॉल डालने के लिए वो तो ख़त्म ही होता जा रहा है। रॉ मटेरियल की सप्लाई कम होती जा रही है। सप्लाई तो आ रही है लेकिन डिमांड ही उतनी नहीं फुलफिल हो पा रही है। ऐसा क्या हो रहा है? तो बाद में पता चला जो वर्कर हैं घूंट मारते रहते हैं बीच बीच में वो। तब इसको क्या किया गया कि जो भी इंडस्ट्रियल एथेनॉल है उसमें उसको डीनेचर किया गया। डीनेचर का मतलब उसका नेचर चेंज किया गया और मेथनॉल ऐड किया गया, सो दैट कि वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाए। क्योंकि उसमें फिर अगर आप मेथनॉल ऐड कर देंगे, फिर कुछ अजीब से आप कंपाउंड ऐड कर देंगे तो बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी और फिर उसको कोई ड्रिंक करना चाहेगा नहीं, ठीक है। ये तो बहुत सही चीज़ है सर, ट्राई इट समडे। मनीष सैनी बेटे, चप्पल खाओगे? एड्रेस दो घी के लिए, अच्छा देते हैं भैया। ब्लू डाई इज ऑल्सो एड टू इट सो दैट इट इजिली रिकग्नाइज्ड, आसानी से रिकग्नाइज होगा कि हाँ ये जो है पीने योग्य नहीं है, ठीक है। काफ़ी सॉल्यूबल होती है पानी में, और इसीलिए आप देखो तो कुछ मैंने आपको बताया था टिंचर ऑफ आयोडीन, याद है आपको? याद है आपको? आज से हज़ारों साल पहले की बात है, हमने पढ़ा था टिंचर ऑफ आयोडीन, जहाँ पे आयोडीन सल्यूट होता है और अल्कोहल एथेनॉल को सॉल्वेंट लेते हैं और फिर एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। वही है ये, देखो लिखा भी हुआ है ना।
चलो भाई रिएक्शन देख लेते हैं एथेनॉल की, अब बस खत्म ही है, 5 मिनट का मुश्किल से लेक्चर बचा है, ठीक है। तो रिएक्शन विद सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये H चला जाएगा, ठीक है, और सोडियम आएगा, बोलेगा जगह नहीं दोगे हमको। डिहाइड्रेशन कैसे करवाते हैं एथेनॉल का, तो डिहाइड्रेशन करवा देते हैं, जैसे एसिड वगैरह, बहुत सारा एसिड लो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वैसे दारू पी के भी डिहाइड्रेशन हो ही जाता है, ठीक है, जिसका हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं वो खुद हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करवा देता है, तभी तो लोग पानी वानी मिला के पीते हैं। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, पानी निकाल देता है इसका। OH है, एक H लेगा, बोलेगा भाई एक H दो, पानी लेके हम निकल लें थोड़ा सा, तो C2H4 कह दो ना, ठीक है, डबल कार्बन, जितने कार्बन है उससे डबल है आपके, ठीक है, हाइड्रोजन C2H4, ठीक है, एथीन बन गया। एल्कोहल अलग अलग तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किस बेसिस पे, बहुत सिंपल है। OH जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल जिसकी वजह से बन रहा है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उस कार्बन में क्या 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो प्राइमरी होगा। अगर उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन, या फिर ऐसे समझ लो सेकेंड, टर्शरी वो होता है, टर्शरी अल्कोहल वो होता है जहाँ पे जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, वो 3 कार्बन बॉन्ड बना रहा है, उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एंड इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी, 3 हो जाएंगे तो कैसे बात बनेगी, CH3OH, ये क्या होगा CH3OH, ये होगा आपका मेथनॉल, ठीक है, ये होगा आपका मेथनॉल। तो ध्यान रखना है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी किस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं या फिर कितने कार्बन से वो अटैच्ड है। इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री और इसको बोलते हैं 3 डिग्री, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक ही क्या है कार्बन से अटैच्ड, यहाँ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ 2 कार्बन अटैच है, यहाँ पे 3 कार्बन है, बस। अब आते हैं एथेनोइक एसिड पे, ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। 5% जो सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का इन वाटर, पानी में 5% एसिटिक एसिड मिला दो वो छिड़का बन जाता है, विनेगर, ठीक है। इसको प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ किया जाता है इन पिकल्स में, ठीक है, अचार में परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स एंड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग कितना 17 डिग्री सेल्सियस आएगा, 273, 73271, हाँ 17 डिग्री सेल्सियस में 17 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो इतना कम होता है, आपको भी पता है सर्दियों में 70 डिग्री सेल्सियस तो आराम से हो जाता है ना, इससे नीचे तो जम जाता है तुरंत ही, जम जाता है तो ऐसे ना ग्लेशियर की तरह लगता है, सफ़ेद सफ़ेद, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक। चलो अच्छा आखिरी रिएक्शन है हमारी, एंड दैट इज रिएक्शन विद बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन में बेस यानी कि जैसे ये NaOH है जो कि एक एल्कली भी है, एल्कली पता है जो बेस पानी में घुल जाते हैं, है ना, तो इट अंडरगोज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मिंग अ सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर पानी निकल जाता है। पानी कैसे निकलता है, पानी यहाँ से निकलता है, जैसे यहाँ से आपका गया क्या OH और यहाँ से गया H, पानी निकल गया और O ने आके यहाँ जुड़ गया CH3COO, एथेनोइट बोलते हैं। तो सॉल्ट और वाटर निकल गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता है, एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। अब तुम मुझे बताओ ये जो बेस है, ऐसा ये जो सॉल्ट है, ये बेसिक होगा या एसिडिक होगा। एथेनोइट इज अ बेसिक सॉल्ट और एन एसिडिक सॉल्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी। होमोलॉगस सीरीज में C2H6 आएगा, कहाँ C2H6 आएगा, CH2 ग्रुप ऐड होता है सब में, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हो। अब CH2 ऐड होता है भाई अगली सीरीज में, ये कैसा सॉल्ट होगा भाई, ये बेस कौन है, मतलब बेस कौन है, NaOH स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है। एसिड कौन है, एथेनोइक एसिड, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। ये आपका सॉल्ट, ये सॉरी बेस, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा भाई ये, ठीक है। सही है सभी का। 11 हो गया बिल्कुल। अब आ जाओ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, हमारी लास्ट रिएक्शन है अभी, है बस ख़त्म है। इसके बाद तुम्हें बताएंगे साबुन कैसे बनाना है, डिटर्जेंट कैसे बनाना है, और एक बार साबुन डिटर्जेंट बनाना सीख गए तो कुछ फ़ायदा होना लेक्चर से, लेकिन कम से कम साबुन डिटर्जेंट बनाना तो सीख जाओ घर में। मान लो कल को सिलेक्शन ना हुआ तो अपनी खुद की साबुन फैक्ट्री या डिटर्जेंट फैक्ट्री तो डाल पाओगे, क्यों।
तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसके लिए तुम्हें समझनी पड़ेगी। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, देखो ये वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एसिड को अल्कोहल से मिला देते हैं। ए एसिड इधर आओ, ए अल्कोहल इधर आओ, मिल जाओ दोनों, क्या होगा, पानी निकाल दो मिल के। पानी कैसे निकलेगा, इसका H निकलेगा, नहीं इसका OH निकलेगा और इसका H निकलेगा। जनरली लोगों को लगता है कि इथेनॉल का OH निकलता है, नहीं नहीं, OH निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, H निकलता है किसका, H निकलता है एथेनॉल का। ठीक, एथेनॉल का H निकल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल गया पानी और बन गया CH3COO, CH3COO, C2H5, यानी कि COO को क्या बोल दिया, C-O-O। ये होता है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट। आपने सुना होगा चॉकलेट फ्लेवर की वो आइसक्रीम, ठीक है, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स की आती हैं, नहीं आती हैं। तो वो एक्चुअली फ्लेवर्स होते हैं, वो कहाँ से ऐड किए जाते हैं, वो स्मेल, वो फ्लेवर्स, वो जो होता है वो ईस्टर से आता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं और ये परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये है ईस्टर, ROR, ये R है एल्काइल ग्रुप, ये R है, ठीक है, ये R है और ये R है, तो RCOOR, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका व्हाट, ये होता है आपका ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अब यहीं से बनेगी तुम्हारी सोप और डिटर्जेंट। जी हाँ, साबुन और जो अपमार्जक है वो यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, सपोनिफिकेशन का मतलब साबुन बनाने वाली रिएक्शन। साबुन कैसे बनता है, साबुन ऐसे ही बनता है, तभी तो साबुन में भी स्मेल आती है, नहीं आती है साबुन में अच्छी वाली स्मेल। अभी मैंने कल ही सिंथॉल वाला निकाला है बेटा, गर्मी आ गई ना। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में बात करेंगे तो इन दिस रिएक्शन एंड ईस्टर इज ट्रीटेड विद अ बेस। ईस्टर जो भी बना है पीछे रिएक्शन में, जहाँ एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाया, पानी निकला और ईस्टर बना, तो वहाँ पे जो ईस्टर है उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, एक बेस से करवा दी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, दैट ब्रेक्स इट डाउन इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया इसने, ये C2H5, ठीक है, ध्यान से इसे देखना, ठीक है, ये H है इसका, C2H5OH, ठीक है, इस तरीके से निकल गया ये, ठीक है, और ये जो ONA है CH3COONA बन गया, सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसको, सोडियम एसीटेट, और ये आपकी एथेनॉल बन गई, बन गया साबुन। नहीं भाई, ये साबुन नहीं होता है। साबुन तो बहुत लंबी 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 चेन होती हैं, 15 कार्बन की, 16 कार्बन की, 17 कार्बन की। सिंथॉल का भी मैंने आज देखा था, मैंने थोड़ा देखा, माइक्रो उसमें 17 चेन थी, 17 थी, ठीक है। तो स्टीयरेट जो होते हैं, पाल्मेरेट होते हैं, वो लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंबी लंबी चेन्स होती हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला काइंड ऑफ है। इसी तरीके से साबुन बनता है। ईस्टर को लिया, बेस रिएक्शन करवाया, लेकिन ईस्टर ये छोटे छोटे ईस्टर नहीं लिए जाते, बड़े लंबे 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 चौड़े ईस्टर लिए जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े ईस्टर लिए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो सोप जो है, साबुन किस तरीके से हमारा जो दाग वगैरह है उसको हटाता है, उसको देखते हैं। तो सोप्स हैं क्या, क्लीजिंग एजेंट है, दैट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग, ये क्या है, लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, लॉन्ग चेन है, सोडियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आया समझ में। सोडियम सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन तो नहीं है, मैंने अभी वही बताया, ये लॉन्ग चेन नहीं है। जो साबुन बनती है वो बड़ी लंबी लंबी चेन होती है, 15 कार्बन की, 17 कार्बन की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सोडियम हो, इसकी जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे कुछ, तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सोप ऑब्टेन्ड रिमेन्स इन कोलॉइडल फॉर्म एंड इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाई एडिंग NaCl। खैर, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से सफाई करता है कौन, जो अपना साबुन होता है, ठीक है। फिर डिटर्जेंट पे आएंगे। देखो ये है डर्ट, ये जो काला काला ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये मान लो कि तेल, क्या है, तेल है ये। सर तेल है मतलब जैसे वो मान लो कि वो हमारे शर्ट में कुछ गंदगी लग गई तो वो तेल तो है नहीं, नहीं वो तेल ही है, वो तेल ही है वो, ठीक है। कैसे तेल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन से भी सीबम प्रोडक्शन होता है, तेल निकलता है। तेल निकलता है, जब तेल निकलता है ना तो वो डर्ट को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, जो धूल कण वगैरह होते हैं। तो खैर इसीलिए कॉलर में आप देखोगे जल्दी गंदी होती है हमारी शर्ट, जो ये बाहें होती है ना, जहाँ पे वो बटन लगाते हैं वहाँ पे जल्दी गंदी होती है, इसीलिए।
तो ये है ऑयल का पार्टिकल, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या, पानी। भाई ऐसे धोते ना पानी, ऐसा नहीं साबुन लिया सूखा साबुन और घिसना चालू कर दिया, पानी में करते होगे ना सब काम। तो जब पानी में करते हो ना तो इस तरीके से, जैसे स्पर्म टाइप नहीं होता स्पर्म, उस तरीके का यहाँ पर कुछ तो बन जाता है ऐसे, इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेता है। ये क्या होता है, इसमें तुम इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ऐसा है कि नहीं। इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ये टेल है तेल की तरफ और ये हेड है पानी की तरफ। तेल कहाँ है, टेल कहाँ है, तेल की तरफ, और हेड कहाँ है, पानी की तरफ। जो पानी से करे प्यार वो कैसे करे तेल से इनकार। तो मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक एंड, पानी से प्यार है इसको, और इसको है हाइड्रोफोबिक, पानी से ये डर रहा है, ठीक है, पानी से डर रहा है तभी तेल की तरफ है, हाइड्रोफोबिक एंड। समझ में आई चीज़। अब ये होता है आपका, ये होता है साबुन। इसी तरीके से लंबी चेन बनेगी, CS3 CS3 CS2 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 ऐसे बनता जाएगा। फिर आखिरी में आएगा COON, हो गया साबुन। अब ये जो है ना, ये है हेड, ये है हेड। हेड कहाँ है, हेड कहाँ है, पानी की तरफ, और ये कहाँ है, टेल। ये है टेल, कहाँ है, टेल कहाँ है, तेल के पास है। अब क्या होगा, इसने क्या किया, एकदम सब मिल के घेर लेंगे इसको, और ये एकदम निकल बाहर, इस तरीके से चलेगा काम, और बस निकल जाएगा ये। तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, माइसेल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। माइसेल बन गया। ये जो आपका पूरा बना ना, जहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो लविंग, पानी से लविंग, और ये पानी से डरिंग यानी हाइड्रोफोबिक, जो ऑयल की तरफ, डर्ट की तरफ है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सोप माइसेल। समझ आई चीज़। अब साबुन के साथ दिक्कत ये है कि ये हार्ड वाटर में नहीं काम करता और एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करता है। अगर तुम पहाड़ों वगैरह में जाओ, ठीक है, जहाँ पे जनरली हार्ड वाटर तुमको देखने को मिलता है, तुम अगर चीज़ों को धुलने की कोशिश करो, धुलती नहीं चीज़ें। अब मैं किन किन चीज़ों को तुम्हें नाम बताऊँ, लेकिन ठीक है, नहीं धुलती हैं चीज़ें। तो धुल, जैसे कपड़ों की बात हो गई, हाथ की बात हो गई, तो ये सब नहीं धुलते जल्दी से। क्यों, पानी हार्ड है। तो पानी हार्ड है तो क्या हो गया, अरे पानी हार्ड है तो क्या हो गया, मतलब क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है उसमें। अब ये जो सॉल्ट हैं ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस कम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, एक्चुअल में ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे, या क्लोराइड होंगे। क्या होंगे, क्लोराइड, ठीक है, या होंगे सल्फेट, ठीक। अब इनके साथ ये होता है कि वो जो ONA नहीं था, ONA अपना, ठीक है, उसकी जगह ये लोग ले लेते हैं कि नहीं भाई भाई हमको भी जगह दो यार, तुम अकेले मतलब पूरे मजे लिए ले रहे हो, हमको भी दो। तो इस तरीके से ऑयल निकल ही नहीं पाता ढंग से। तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर वहाँ पे अभी बताऊँगा क्या करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ समझ में आई। वहाँ पे स्कम बनता है, लाथर, हाँ यहाँ लाथर बनता है। लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा है, चलो लिख देता हूँ मैं। लाथर बनता है। लाथर मतलब होता है झाग, फोम, झाग बनती, तो आपको मज़ा आता है एकदम। हाँ अब साफ हुआ है कपड़ा, है ना, जब झाग बनती कायदे से। यहाँ झाग नहीं बनती, यहाँ पे अजीब सा ऐसा कुछ तो ऐसा है ना, ऐसा गठरी टाइप बनता है कुछ, तो स्कम बोलते हैं उसको, स्कम। एसिडिक कंडीशन भी नहीं बनता, बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन फैटी एसिड बना लेता है, इसलिए। अब इसके लिए हम लाते हैं क्या, डिटर्जेंट। गाइस डिटर्जेंट ले लो, ठीक है। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है, और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड एक्सेट्रा। डिटर्जेंट बोलता है हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, ऐसी की तैसी सबको धो के रखूँगा आज, ठीक है। तो डिटर्जेंट वहाँ पे काम आते हैं फिर जहाँ हार्ड वाटर होता है। तो इसलिए पहाड़ों में ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ होता है रादर देन साबुन, ठीक है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स, ठीक है। सर फैटमैन के न्यू एडिशन में हर चैप्टर के लास्ट में माइंड मैप लगा देना, भले प्राइस बढ़ा दो बट ऐसा करना। सर फैटमैन के न्यू एडिशन में हर चैप्टर के, अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं SSC एस्पिरेंट की बात से, क्यों गाइस। ये फैटमैन के एंड में जो हम लोग माइंड मैप करते हैं तो लास्ट में लगा दिए जाए। तो इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर एंड डज नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन, ठीक है। तो इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, ठीक है, and does not come together to precipitate because of ion repulsion. Soap missiles show Tyndall effect जो and thus soap solution appears cloudy, ठीक है। Tyndall effect दिखाता है, और लाइट आप पास करोगे तो लाइट का पाथ आपको दिख जाएगा क्योंकि पार्टिकल स्कैटर कर देंगे, ठीक है, लाइट को वो स्कैटर कर देंगे पार्टिकल। सोडियम बेंजोएट बता चुका हूँ, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है, जैसे कि जैम में, टोमेटो सॉस की बॉटल्स में। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में यूरिया का सिंथेसिस किया था,
जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड अमोनियम साइनेट। तो NH4CNO क्या है, एक क्या है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया था इन्होंने, फ्रेडरिक वोलर ने, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पहले लोगों को लगता था कि एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बन सकता, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने इस चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फाइनली ख़त्म होता है हमारा लेक्चर, एंड ना सिर्फ लेक्चर ख़त्म होता है, दी एंड होता है हमारा केमिस्ट्री का भी, ठीक है। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की, क्विज चाहिए, ठीक है, नोट चाहिए, PDF चाहिए, PPT की, ठीक है, सब कुछ चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, तो आप यहाँ से एनरोल करके कर सकते हैं, ठीक है। आई एग्री, पर प्राइस मत बढ़ाना। अच्छा, प्राइस मिनिमम रखिएगा। कितना है सर? अच्छा, प्राइस मत बढ़ा। सर आपने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी नहीं भाई? 5 मिनट बोले थे आप, 15 मिनट हो गए। अच्छा काउंट कर रहे थे क्या आप? खैर, केमिस्ट्री ख़त्म होती है, क्वेश्चन लगाने क्या बता? क्वेश्चन भी ज़्यादा ही होंगे। आशले पार, क्वेश्चन मत कराना आप सर। अच्छा सर, प्लीज़ 5 सेकेंड एडिशन को सारा एडवांस प्रोवाइड कर दीजिए। नहीं, फाइनली ख़त्म हुआ। सर आपका नंबर देखो ये है, वैसे तो नंबर अगर टेक्निकल क्वेरी पूछनी है ऐप को लेके, बैच को लेके कुछ, और अगर आपको मुझे कुछ ऐसा भेजना है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, फालतू का नहीं कुछ, ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तभी 8840286735। अगर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट भेजना है तो मुझे, और इस पर बिल्कुल मत पूछ लेना इस नंबर पे कि सर वो मेरा ना ऐप नहीं चल रहा है, सर वो क्या ना मैंने वो ख़रीदा था लेकिन वो पता नहीं वैलिडिटी दिखा नहीं रहा है अभी, सर वो ना ऐप ग्लिच, इस सब यहाँ पे, सब यहाँ पे, ठीक है, सब यहाँ पे, वहाँ पे कुछ नहीं। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। कल कर लेंगे क्वेश्चन, कल 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 कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कल सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग रिवाइज़ कर लेना, कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, चलो कल ही पूछता हूँ मैं, ठीक है। मेलार्ड रिएक्शन जो ब्राउन कलर आता है जो चीज़ों को हीट करने पे, वो उसको बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन, ठीक है। मेलार्ड रिएक्शन उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे शुगर है, तो शुगर को हीट करोगे तो ब्राउन होगा, तो जो ब्राउन शुगर है ना वो आपकी मेलार्ड रिएक्शन से बनती है, ठीक है। कल करते हैं क्वेश्चन, मिलते हैं कल। बाकी जिन लोगों को रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए, क्विज चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, सब चाहिए, तो आप यहाँ लग सकते हैं। बाकी रिवीजन तो आपका चल ही रहा है बैच में, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सब कुछ चल ही रहा है। देखो कुछ लोगों के मैसेज ही आना शुरू हो गया, अरे भैया मेरे फालतू में तुमको बोला ही मैसेज मत करना, ऐसे कुछ ज़रूरी हो तो अभी, ठीक है। चलो थैंक यू, कल ही बढ़ा देंगे हाइब्रिडाइजेशन भी, ठीक है। निध्या यादव जी, कल ही बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स करवा दीजिए, मतलब स्टैटिस्टिक्स वो तो मैथ का है ना, स्टैटिस्टिक्स तो